हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी किसी भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसके मैं हिंदी आप लोगों की डेली पढ़ा रही हूँ, डेली क्लासेस ले रही हूँ। तो उनके लिए मैं हिंदी लेकर आई हूँ। ये आपके एग्ज़ाम, आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि आप लोग यूपीपी, यूपीएसआई, टीजीटी, यूपीटीजीटी, पीजीटी है, सीटेट, किसी भी आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सुपर टेट, सीटेट, यूपी टेट, पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये जो बुक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें सभी वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये किस किस एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि यूपीपी है, यूपीएसआई है, पेट है, टीवीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी-ट्रिपल-एसबी के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। और आपका एलटी ग्रेड है, यूपी टेट, सी टेट, एलएलबी, बीएड, सभी के लिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बुक से तैयारी करते हैं तो आप लोग यकीन मानिए कि आप लोग के जो भी एग्ज़ाम में हिंदी आएगी वो को तो उसमें पूरे ही पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी मैं 3 वीडियोस करा चुकी हूँ, जिसमें मैं चैप्टर करा रही हूँ। देखिए इसमें जो चैप्टर करा रही हूँ इसमें चैप्टर दे रखे हैं, करीब 35 चैप्टर दे रखे हैं। तो इसमें जो मैंने फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया है आपका हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह है। तो जो आपका जो है 3 पेज से लेके कितना है 35 तक, लेकिन मैंने एक वीडियोज़ में कंप्लीट नहीं कराया है बल्कि इसके अलग अलग पार्ट्स को कंप्लीट कराया है, जिसमें मैंने 3 वीडियोज़ करा दी हैं और जिसमें हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह का ही करा रही हूँ। आज मैं ये चौथी वीडियोस लेकर आई हूँ। इसमें हम पढ़ते हैं जिस जो 3 वीडियोस में पढ़ा था उसके आगे से पढ़ते हैं। तो कहाँ से हमने 3 वीडियोस कवर की थी। जो सबसे पहले तो हमने हिंदी वर्णमाला फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला बताया था कि एक दृष्टि में देखें तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की माला को कहते हैं जिसमें वर्ण पिरोए हुए होते हैं। फिर हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनि किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो, जैसे कि छोटा आ मैंने बोला तो वो ध्वनि होगी, लेकिन अगर हमने उसको लिख दिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्ण कहला देगा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होते हैं और दूसरे हमारे व्यंजन होते हैं। और इनको सभी को मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है वीडियोस में, तो आप लोग उन वीडियोस को भी पहले जाकर देख सकते हैं। फिर मैंने ये सारा करा दिया है आपका जो जो क्या होता है, स्वर कितने होते हैं, उनका वर्गीकरण किया गया था स्वर का, और ये सारा मैंने चैप्टर करा दिया। आज जो आपका क्या रह गया है, जो रह गया है वो मैं कराऊंगी। आपका जो मैंने यहाँ से करा दिया था, देखिए ये सब भी करा चुकी हूँ। व्यंजन ध्वनियाँ मैंने थर्ड वीडियो में कराई थी, यही पढ़ रही थी मैं आपको जो पढ़ा रही थी। तो मैं ये व्यंजन पढ़ा रही थी, ठीक है। स्वर हो गए 2 वीडियो में, स्वर कंप्लीट कर दिए थे और फिर थर्ड वीडियो में मैंने व्यंजन को स्टार्ट किया था। आज फोर्थ वीडियो में जो व्यंजन रह गए थे उनको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने पढ़ चुके थे। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए ऐसे ही बताते हैं कि जो व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं, एक दृष्टि में देखते हुए चलते हैं कि व्यंजन ध्वनियाँ क्या होती हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है। देखिए जो स्वर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी भी वर्णों की, दूसरे अदर वर्णों की ज़रूरत नहीं होती बोलने के लिए, लिखने, मतलब उनके जो होता है उनका जो उच्चारण होता है। लेकिन क्या होती है, वे ध्वनियाँ जो होती हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो जो होते हैं स्वर व्यंजन के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसी के द्वारा ही उच्चारित होते हैं। बिना स्वरों के इनका उच्चारण नहीं संभव है। फिर आते हैं क्या, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है हमारे। कौन कौन से? एक तो हमारे का से लेके माँ तक आप लोगों ने देखे होंगे, का से लेके माँ तक 25 व्यंजन होते हैं। और फिर हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यारा लावा होता है, और शा सा हा, ये जो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगर हमने इनको टोटल कर लिया तो हमारे 33 हो जाते हैं। फिर आ जाता है, इनका बताया था मैंने व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अलग अलग व्यंजनों का वर्गीकरण इसलिए किया गया था क्योंकि जो हर व्यंजन होता है उनका अलग अलग साउंड होता है और अलग अलग तरीके से वो हमारे जो मुख के अंग हैं अलग अलग अंगों से बोले जाते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है। कुछ कंठ से बोले जाते हैं, यानी कि गले से बोले जाते हैं, कुछ तालु से बोले जाते हैं, कुछ मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, कुछ दांतों से बोले जाते हैं, कुछ ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो ये सब मैं करा चुकी हूँ आप लोगों का। और ये भी बता दिया था मूर्धा क्या होता है, यह ऊपर का जो होता है ये इसको मूर्धा कहते हैं। कठोर तालु, तो ये जो है हमारा कठोर तालु है।
फिर उसके बाद मैंने ये भी करा दिया था अल्प प्राण और महाप्राण। अब इनको बांटा गया था व्यंजनों को। तो अल्प प्राण क्या होता है? अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण मतलब हवा होती है। तो इसमें कम, जब हम बोलते हैं कम वायु निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण उसे कहते हैं जिसमें जो होती है जब ज़्यादा हमारे मुंह से ज़्यादा एयर निकलती है तो उसे बोलते हैं महाप्राण बोलते हैं। फिर हमने यहाँ पर जो आपका कराया था, इनको अल्प प्राण और महाप्राण को अलग अलग डिवाइड करके दिखाया दिया था, यहाँ पे पढ़ाया था। फिर घोष और अघोष के बारे में बताया था। घोष कौन से होते हैं? अघोष और घोष या फिर सघोष बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो कराया था आप लोगों का, इनका डिवाइड हो गया था। आज जो हम कराएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन जो हमने बताए थे आपको 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, कहाँ से लेके माँ तक होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। और फिर स्पर्श संघर्षी भी हो गए थे। आज हम यहाँ से इसके आगे का पढ़ते हैं। तो स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो, ऐसे व्यंजन जिनका जो होता है उच्चारण करते समय मुख्य जो अंग होते हैं अंगों द्वारा स्पर्श हो तथा हवा को भी बाहर निकालने में संघर्ष करना का सामना करना पड़े तो उन्हें बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो चा, छा, जा, झा। तो चा, देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कौन से हमारे जो होते हैं स्पर्श व्यंजन, तो हमारे यहाँ से चा, छा, जा, झा, तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। अगर खाली स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं तो हमारे का से लेकर माँ तक होते हैं, लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन अगर आ जाता है तो आपका चा, छा, जा, झा भी आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ये भी हमारे 4 होते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श कराते हैं। आंशिक मतलब आंशिक स्पर्श करते हैं तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है या, रा, ला, वा आ जाता है। फिर आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से हमारे आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में हमारा आ जाता है या, रा, ला, वा। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है हमारे? तो अर्ध स्वर। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से होते हैं? या और रा, या और वा। जो हमारा या दे रखा है और वा, ये क्या है? अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। और लुंठित लुंठित अंतस्थ व्यंजन क्या है? रा जो है वो कैसा है? लुंठित अंतस्थ व्यंजन है। और पार्शिव क्या है? ला जो है वो पार्शिव है। अब आपको समझ के आ गया होगा कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो हमारे कितने हैं? 4 हैं, या, रा, ला, वा, जिसमें से हमारा फर्स्ट या और लास्ट वाला वा, ये दोनों क्या है? हमारे अर्ध स्वर। और अर्ध स्वर कौन से? हमारे या और वा है। और लुंठित व्यंजन जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन जो है वो क्या है? हमारा रा है। और पार्शिव ला को पार्शिव व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। फिर आता है अर्ध स्वर। अभी हमने अर्ध स्वर के बारे में बताया था कि जो अर्ध स्वर कौन से होते हैं। अब इनकी परिभाषा देखते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग के मुख अंग ना के बराबर स्पर्श करते हैं। जो मुख के जो अंग होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर स्पर्श करते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें या, तो कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो मतलब ना के बराबर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो वो कौन से हैं? हमारे अर्ध स्वर। या और वा जो है वो हमारे अर्ध स्वर कहलाएंगे। फिर आ जाता है हमारा लुंठित। तो लुंठित यानी कि आर। तो जो लुंठित है रा का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। जब हम रा बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो क्या होती है? आप लोग खुद बोल के देखिए। तो जो जीभ है आपकी वो क्या मुड़ जाएगी? रा के ऊपर की ओर मुड़ जाती है, अतः इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो या और वा को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतस्थ व्यंजन जो हमारा थे तो उन्हें बोलते हैं हम अर्ध व्यंजन। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर, सॉरी, तो अर्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर यानी आधा स्वर बोलते हैं। और इसको या और वा, जब आप या और वा बोलते हैं तो आपके जो अंग होते हैं मुखांग के, तो वो बहुत ही कम ना के बराबर एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। फिर हमारा आ जाता है लुंठित। तो जो लुंठित है वो क्या है हमारा? लुंठित किसे कहते हैं? लुंठित बोलते हैं रा को। तो रा का उच्चारण करते समय जीभ जो होती है वो क्या होती है? ऊपर की ओर मुड़ जाती है, तो इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। प्रंकपित। तो ये हमारा जो प्रंकपित है, तो रा का उच्चारण करते समय जीवा में कंपन होता है। जब आप रा का उच्चारण बोलेंगे रा, तो क्या बोलेंगे? एकदम कंपन होता है रा। तो रा के में जो होता है वो कंपन होता है। तो प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? प्रकंपित भी व्यंजन भी कहते हैं। किसे? ला को लुंठित भी कहते हैं और प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अतः रा की ध्वनि को लुंठित और प्रकंपित ध्वनि दोनों रूप में माना जाता है। तो अब आपको बता दें यहाँ से कैसे पढ़ा था हम लोगों ने। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो हमारे कौन से? या, रा, ला, वा आते हैं, जिसमें हमारा या और वा हमारा क्या है? ये जो है एक हमारा अर्ध स्वर है। और इसमें जो होती है जब मुख के अंगों को बहुत ही कम टच करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। लुंठित क्या होता है? इसमें
इसमें जो होती है, जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर की ओर मुड़ जाती है, और जब हम क्या करते हैं, जब हम रा को बोलते हैं तो हमारा क्या होता है, कंपन होता है। फिर आता है पार्श्विक को देखते हैं, ठीक है। पार्श्विक जो हमारा क्या है, हमारा ला है। तो यहाँ पे जो पार्श्विक है, पार्श्विक जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जीवा के दोनों पार्श्व यानी बगल भागों से बाहर निकलती है। कह रहे हैं कि जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा है वो जीभ के दोनों पार्श्व यानी कि जीभ के अगल बगल से निकलती है। जैसे कि जीभ है या आपके, और इधर से निकलेगी हवा और इधर से निकलेगी, तो जीभ के पार्श्व यानी बगल भागों से बाहर निकलती है, तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ला, तो ला जो है, ला बोलेंगे तो आपकी जो हवा है तो वो क्या है, दोनों साइड से निकलेगी, तो उसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंतस्थ व्यंजन जो है हमारे या, रा, ला और क्या है, वाह है। या और वाह जो है हमारे अर्ध स्वर है, और जो हमारा रा है वो हमारा लुंठित है, जिसमें हमारे कंपन होता है। और जो हमारा क्या है, हमारा पार्श्विक है, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय जो हवा है वो जीभ के आसपास अगल बगल से बाहर निकलती, तो उसे पार्श्विक व्यंजन यानी ध्वनि कहते हैं। और वो ध्वनि क्या है, हमारी ला है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे क्या होता है, ऊष्म, ईष्ट और स्पष्ट व्यंजन। कौन से होते हैं हमारे, ऊष्म, ईष्ट और स्पष्ट व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण में हवा घर्षण के कारण ऊष्म होकर बाहर निकलती है। तो ऐसे व्यंजन है जिनका हम उच्चारण जब करते हैं, उच्चारण मतलब जब हम बोलते हैं तो जो हवा होती है, तो हवा घर्षण के कारण यानी घर्षण के कारण ऊष्म होकर वो क्या होती है, गर्म होकर क्या निकलती, ऊष्म यानी बाहर निकलती है, तथा नाक के बराबर स्पर्श करती है। और नाक के बराबर स्पर्श करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्म या फिर ईष्ट या स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ये हमारे कौन से होते हैं, शा, सा, हा होते हैं। कितने होते हैं, शा, सा, हा होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग एक इसमें डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि संघर्षी व्यंजन जो है वो हमारे क्या है, तालु है। तो इसे ही बोलते हैं, जो हम क्या है, ये हमारा तालु है। ऊपर को जो होता है क्या होता है, तालु है। ये जो है तालु है। तो शाह जो है वो हमारा मूर्धा से बोला जाता है। जो शाह बोल लेते हैं तो हम मूर्धा से बोलते हैं। और हा को क्या बोलते हैं, बिल्कुल कंठ यहाँ से बोलते हैं। वत, सर या फिर दंत व्यंजन। तो दंत व्यंजन शा, सा, यहाँ पे जो है दंत है, तो दंत को हम शा, सा बोलते हैं। तो तालु से, और ये हमारा क्या है, तालु है, मूर्धा है, हा। तो हा क्या है, वो हमारा संघर्षी कंकाल अली जिह्वा मूल्य है। तो जीभ से, तो अब इसके बारे में देखते हैं कि प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं, तो प्रयत्न ध्वनि के उच्चारण में, ध्वनि कोई भी ध्वनि जानते हैं आप क्या होता है, तो ध्वनि जैसे हमने आ बोला तो ये ध्वनि, तो जैसे आ को बोलने में क्या है, उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयत्न, तो मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास, तो प्रयत्न कहलाएगा। जब आप किसी भी वर्ण को बोलेंगे तो वो जो बोलने का प्रयास करना है तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रयत्न कहलाएगा। प्रयत्न के भाग, अगर हम प्रयत्न के भाग को देखते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाहरी प्रयत्न। कौन कौन से होते हैं, अभ्यंतर। देखिए प्रयत्न आपको समझ में आएगा, जब हम कोई भी वर्ड को या फिर कोई भी लेटर को, सॉरी, जो वर्ण है उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या हमारा प्रयत्न कहलाएगा। और प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाहरी प्रयत्न होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अभ्यंतर प्रयत्न की। तो वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का प्रयास ही अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न, तो वर्ण के उच्चारण के आरंभ में जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके आरंभ यानी कि स्टार्टिंग में मुखांगों का प्रयास ही, जब हम किसी भी, जैसी आ को बोलने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या है, तो उनका जब हम उसको आरंभ करने जा रहे हैं तो उनका जो प्रयास होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। जैसे आप का बोलने जा रहे हैं तो का के लिए बोलने तो जा रहे हैं, पहले आप उसके का को बोलने का प्रयास करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। वर्ण के उच्चारण के साथ बाद का प्रयास ही बाहरी प्रयत्न कहलाता है। जब आप उसको बोल चुकते हैं, जैसे कि आप आ बोला तो ये आपका अभ्यंतर प्रयत्न कहलाए, लेकिन अब जब आप बोल चुके हैं तो उसके बाद का जो प्रयत्न कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बाहरी प्रयत्न कहलाएगा। अब हम देखते हैं जो बाहरी प्रयत्न है,
तो पहले अब हम देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न क्या है। हमारा जो अभ्यंतर प्रयत्न है इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या, इसको डिवाइड किया गया है किसमें, विवृत। विवृत का मतलब होता है खुलना, जो विवृत है उसका मतलब होता है खुलना। द्विविवृत थोड़ा कम खुलना। तो विवृत, द्विविवृत, विवृत का मतलब होता है खुलना, यानी कि स्वर आ, बड़ा आ जो है इसमें जो है ज़्यादा खुलेगा। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे उसमें मुंह जो है ज़्यादा खुलेगा। द्विविवृत मतलब थोड़ा कम खुलेगा। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, जब आप खुद ही बोल के देखिए, जैसे या बोलें, जब आप बड़ा आ बोलेंगे तो आपका मुंह कैसा खुलेगा, बहुत ही ज़्यादा खुलेगा। ठीक है, विवृत मतलब होता है खुलना, स्वर खुलना। तो आ ध्वनियाँ, लेकिन हम क्या बोलते हैं, द्विविवृत का मतलब होता है थोड़ा कम खुलना। तो जो अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं या, रा, ला, वा, तो इसमें जो होता है मुंह जो होता है आपका पूरा ज़्यादा नहीं खुलता है। स्पष्ट, स्पष्ट यानी कि स्पर्श। तो ये का से ले, का वर्ग से पा वर्ग तक व्यंजन जो होते हैं वो स्पष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, का से लेके पा तक। जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, उआ, टा, ठा, डा, ढ, ड़ा। तो इस तरीके से का से लेके पा तक व्यंजन जो है वो हमारे स्पर्शिक व्यंजन कहलाते हैं। और ईष्ट या फिर स्पर्श, स्पृष्ट तो ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। फिर क्या, तो शा, शा, सा, हा होता है। फिर अब द्विविवृत, यहाँ पे इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है कि जो द्विविवृत, ये भी हम अभी देख चुके हैं कौन कौन से। अर्ध स्वर, जो यारा लावत है, तो या और वाह जो था वो हमारा अर्ध स्वर था, पार्श्वी, और ला झापा था, पार्श्विक था, और लुंठित आर था। क्योंकि इसमें जो होता है जब आर रा को बोलते हैं तो आपकी जीभ जो होती है वो मुड़ जाती है, और क्या होता है, मुड़ जाती है, और इसमें कंपन होता है, पार्श्विक होता है। फिर आता है आपका, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर हम इसको देखते हैं, यहाँ पर से जो हमारा था लिमिटेड, अनुनासिक, जो अनुनासिक हैं वो हमारे क्या हैं, यहाँ पे डाणा, जो हमारा जो भी वर्ग होता है, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, तो जो लास्ट वर्ग होता है तो उसको बोलते हैं अनुनासिक, जो हमारे नाक से बोले जाते हैं। ड़ा, उआ, ना, ड़ा, ना, मा, तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। नोट, अगर हम इसके बारे में नोट करते हैं तो क्या लिखा है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर नाद गूंज के आधार पर, किसके आधार पर, नाद और गूंज के आधार पर। अब ये हमारा क्या है, जो हमने दूसरा प्रकार पढ़ा था उसके बारे में अब देखते हैं। जैसे क्या था, बाहरी प्रयत्न। अब हमारा क्या है, बाहरी प्रयत्न। अभी तो हमने आंतरिक प्रयत्न यानी अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा, अब पढ़ते हैं बाहरी प्रयत्न। तो बाहरी प्रयत्न जो है वो हमारा क्या है, नाद एवं गूंज के आधार पर प्रयत्न। तो घोष होता है नाद और गूंज के आधार पर। तो घोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और द्वितीय होता है। तो का और खा, जैसे का, खा जो होगा वो हमारा घोष कहलाएगा, का, और फिर आता है हमारा खा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जो इसका जो टेबल है का, खा, फिर आता है का, खा, गा, घा, ड़ा, तो गड़ा जो है वो हमारे क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। तो तीसरा, जैसे कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो हमारे क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। श्वास के आधार पर देखा था तो अल्पप्राण और महाप्राण था। तो अल्पप्राण वो होते हैं जिन, अल्पप्राण का जो होता है वो कौन कौन सा होता है, पहला होता है, तीसरा, अल्पप्राण में हमारा आ जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा आ जाएगा। महाप्राण में जैसे जैसे कि खा बोलते हैं हम तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें जो हवा निकलती है वो ज़्यादा मुख से निकलती है, जैसे खा, फिर हमने गा बोला, फिर हमने बोला घा। तो इस तरीके से जो हमारा चौथा और हमारा दूसरा और चौथा जो होता है वो हमारा क्या होता है, द्वितीय और दूसरा और चौथा जो होता है वो हमारा होता है महाप्राण। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमारे जो होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जो होता है वो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा होता है, जिसमें कम एयर निकलती है, लेकिन महाप्राण जो होता है दूसरा और चौथा होता है। फिर हम देखते हैं इसके बाद क्या आता है हमारा, उत्क्षिप्त ताड़न जात, उत्क्षिप्त ताड़न जात द्विगुण और क्या है, विकसित व्यंजन। अड़ा, अड़ा और ला बोलते हैं। सड़क, जैसे आप लिखते हैं सड़क तो यह हमारा सा अड़ा आता है, क्या आता है, जैसे सड़क, जैसे हमने लिखा सा अड़ा का। और जैसे ढोल, जैसे लिखना है तो क्या लिखना है, सड़क। तो ये क्या है, डा और ड़ा का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है। तो इसमें जो जीभ होती है वो झटके के साथ ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत का अर्थ है ऊपर उठना, यहाँ पे क्या उत्क्षिप्त, यहाँ पे जो उत्क्षिप्त है उसमें जो उत का अर्थ है, छोटा ऊ आदता का जो अर्थ है वो होता है ऊपर उठना। तो उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है, आपको ऊपर उठना होता है, और क्षिप्त का अर्थ होता है शीघ्रता से
नीचे आना। तो यहाँ पे उत्क्षिप्त का अर्थ बता दिया है कि उत का अर्थ होता है ऊपर जाना और क्षिप्त का अर्थ होता है ऊपर से झटके से नीचे आना। इस तरह उत्क्षिप्त का अर्थ हुआ फेंका हुआ। क्या हुआ? फेंका हुआ। फिर हम देखते हैं ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात क्या अर्थ होता है? तो ताड़न जात का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आघात करना। क्या होता है? आघात करना। तो जो ला है तो इसमें क्या होता है? डा के उच्चारण में वीणा के प्रताड़ित छूकर छोड़े गए तारों के समान गूंज ध्वनि होती है, अतः इन्हें ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। ताड़न जात व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं। फिर आता है हमारा विकसित व्यंजन। तो विकसित व्यंजन भी किसे कहते हैं? इन्हें जो होते हैं कहते हैं विकसित व्यंजन कहते हैं। डा और ढा, डा और ढा का विकास कर बने हैं। तो ये जो उत्थित व्यंजन वो जो है विकसित व्यंजन, इनका जो था हमारा क्या होता है? का खा गा घा, का खा गा घा ड़ा। तो ये हमारा ड़ा होता है। तो इसमें जो था इसमें नीचे क्या लगा दी थी? बिंदी लगा दी थी, जिससे इसका विकास हुआ। तो इनसे जो होते हैं अतः ड़ा और ढा को विकसित व्यंजन कहते हैं। इसलिए विकसित व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उसी जो हमारे व्यंजन है उन्हीं व्यंजनों से मिलकर बने हैं। द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं। तो इसका जो प्रयोग है वो निम्नलिखित दो रूपों में होता है। नुक्ता रहित। तो ये होते हैं नुक्ता रहित हैं शब्द आरंभ में, जैसे ढाल, ढाल डमरू, ढाल हो गया, डमरू हो गया, ढक्कन हो गया, डाली आदि। तो ये नुक्ता रहित है, इसमें नुक्ता नहीं है। लेकिन क्या है? शब्द के तो नुक्ता रहित है, नुक्ता सहित। इसमें क्या है? नुक्ता रहित। इसमें क्या है? नुक्ता नहीं है। किसमें? ढाल है, डमरू है, ढक्कन, ढाली। तो इसमें क्या है? नुक्ता है नहीं। नीचे को नुक्ता दिख रहा? नहीं दिख रहा है। और नुक्ता सहित क्या है? शब्द के मध्य एवं अंत में। शब्द के मध्य में भी हो सकता है और शब्द के मध्य यानी कि बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सड़क, तो यहाँ पे जो ला है तो इसी से कौन से बना है? विकसित व्यंजन से मिलकर ही और ये ला बना है। लड़का, तो ये भी हमारा विकसित व्यंजन से जो था उसको में ही नुक्ता लगा के इसको ला बना दिया। पढ़ाई, तो पढ़ाई ये भी ला है हमारा। ये भी लड़ाई। तो इसमें जो है जो मेला है तो यही कह रहे हैं कि या तो हमारे शब्द के मध्य में होगा या फिर अंत में होगा। और शब्द के मध्य की बात करें तो जो ला है वो हमारे शब्द के मध्य में है, और लेकिन लड़ा है तो ये हमारे लास्ट में है। फिर आते हैं पढ़ते हैं वायु के नासिका से निकलने के आधार पर। किसके आधार पर? वायु के नासिका से निकलने। वायु क्या होती है? एयर होती है। के नासिका से निकलने, कहाँ से? नाक से निकलने के आधार पर नासिक के एवं नरनुनासिक निर्नुनासिक व्यंजन। कौन से हमें नासिकीय व्यंजन बोलते हैं या फिर निर्नुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है। तो कह रहे हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो वायु यानी एयर जो है मुख के साथ यानी मुंह के साथ साथ कहाँ से निकलती? नासिका मार्ग यानी कि नाक से भी बाहर निकलती है। तो उसे क्या बोलते हैं? नासिकीय ध्वनियाँ भी कहा जाता है। तो नासिकीय व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का मुंह से भी आवाज़ निकलती है, एयर निकलती है, और जो होती है नाक से भी निकलती है। निर्नुनासिक या फिर मौखिक व्यंजन, जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता है। नासिका जो नासिका का मार्ग यानी कि पाथ है या फिर रास्ता है उसमें क्या होता है? निर्नुनासिक मौखिक, तो उसमें बंद रहता है और वायु केवल मुख से बाहर निकलती है। ऊपर वाले में क्या था कि इसमें जो थी वायु जो थी नासिक और मुख दोनों से निकल रही थी, लेकिन निर्नुनासिक है तो इसमें क्या है? वायु सिर्फ जो है वो मुंह से एयर से निकले, मतलब हमारे मुख से निकलेगी, ना कि नासिक से निकलेगी। तो उन्हें निर्नुनासिक या फिर मौखिक ध्वनियाँ कहते हैं। तो मौखिक ध्वनियाँ या फिर निर्नुनासिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जिनकी आवाज़, जिनकी जो एयर है वो सिर्फ मुंह से निकलती है। नासिकीय ध्वनियाँ, तो नासिकीय ध्वनियाँ अभी हम बताते हैं निर्नुनासिक, जिसमें जो होती है सिर्फ जो एयर निकलती है वो सिर्फ मुंह से निकलती है, तो उसे बोलते हैं निर्नुनासिक। लेकिन नासिकीय ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जो जिनमें की जो हवा है वो कहाँ से निकलती है? हमारे मुंह से भी नहीं निकलती और हमारे जो होती है नाक से भी निकलती है। हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम पांचों व्यंजन क्या है? ड़ा, वा, णा, ना, मा। तो ये सब हमारे अंतिम, जब हम का वर्ग है, पा वर्ग है, का, चा वर्ग है, छा वर्ग है, इसका जो लास्ट होता है, लास्ट वर्ण होता है उसको बोलते हैं नासिकीय ध्वनियाँ बोलते हैं। फिर हम पढ़ते हैं अनुस्वार तथा अनुनासिक स्वर। तो अनुस्वार और अनुनासिक स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा बंद,
या फिर बंदर लिखा तो बंद या फिर बंदर लिखा तो हमारा जो होता है अनुस्वार लगता है। और अनुनासिक जैसे हम लिखते हैं चांद, तो चांद जब लिखेंगे तो हमारा क्या लिखेंगे, अनुनासिक, यह जो है उसे अनुनासिक स्वर बोलते हैं। चंद्रमा की बिंदी लगाते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जैसे कि जो हमारे विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। तो आगत व्यंजन जो है विदेशी भाषा, जैसे का है, जैसे का से कबूतर, लेकिन खा से खा बोलते हैं ना, खा से खा बोलते हैं, लेकिन ये खा है तो खा से खरगोश तो नहीं बोलते हैं। तो खा गा गा भी बोलते हैं। जा को यहाँ पे जा है। फा से फल होता है, फा बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं हिंदी में फा फा बोलते हैं, लेकिन ये होता है फा होता है हिंदी, मतलब उर्दू में होते हैं ये तो शब्द होते हैं, सॉरी जो वर्ण होते हैं। फिर आता है हिंदी में नव विकसित व्यंजन। नव विकसित मतलब इनका जो नया विकास हुआ है। तो नव विकसित व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे, जो हमारा देखिए अभी डा औड़ा, जैसे सड़क, पढ़ाई, तो ये, और नहा, माह, लाह, तो ये जो है हिंदी के संरचनात्मक विकास का परिणाम है। डा तथा ड़ा क्रमशः जो है ये अगर इनको देखें, क्रम में देखें तो ड़ा और डा से विकसित हुए हैं। इन्हीं दोनों से क्या हुए, ये दोनों क्या हुए, विकसित हुए। हिंदी में डा ड़ा व्यंजन तो शब्द के आरंभ में व्यंजन गुच्छों में ही बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या करें कि ना और ला, जो ना और ला तथा मा, ये हमारे क्या थे, अल्प प्राण है, अल्प प्राण व्यंजन है। ना ला मा, ना ला मा क्या है, हमारे अल्प प्राण व्यंजन है। पहले तो हम लोग स्वरों की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे व्यंजन, तो अल्प प्राण व्यंजन है, क्योंकि इसमें जो अल्प प्राण व्यंजन इसलिए है क्योंकि जब आप ना बोलते हैं तो इसमें जो एयर निकलती है वो जो प्राण, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है हवा, तो जिसमें कम हवा निकलती, जैसे आपने बोला ना ला, तो इतनी ज़्यादा एयर नहीं निकलेगी। माँ, तो इतनी ज़्यादा एयर नहीं निकली। तो आज इनके महाप्राण रूप नहा, तो ना, महा तथा ला स्वतंत्र व्यंजन की भांति विकसित हो गए हैं। जैसे ना है तो ना, ला तथा माँ हो गया है, जो ना, मा, ला के स्थान पर प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। जैसे काना, काना, तो यहाँ पे जो ना है तो वो क्या है, आधा है। कुमार, तो कुम्हार, कान्हा, और यहाँ पे क्या हो जाए, काना, काना कुमार, काना कुम्हार, आला और अल्लाह, इस तरीके से बन जाते हैं। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, हमारे 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन का अर्थ क्या है, जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। तो यहाँ पर जो होते हैं, जो छा है, छा से क्षत्रिय बोलते हैं, तो छा से क्षत्रिय, तो ये का और शा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है विला है हमारा जा और वहाँ से मिलकर बना है। जा से जहाज और वहाँ से मिलकर बना है। और फिर हमारा आता है ता, तो त्रा जो है आधा ता और रा से मिलकर बना है। किससे बना है, आधा ता और रा से मिलकर बना है। शिरा जो है आधा शा और रा से मिलकर बना है। तो इन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हमारे, जो छिरा है, छा से क्षत्रिय वाला, श्रा है, त्रा है और क्या है। तो संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजनों को क्या कहते हैं, व्यंजन को क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इनकी पहचान यही है कि ये एक या फिर एक से अधिक व्यंजनों से के साथ आकर गुद हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं, तथा इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं होता और इनके मध्य जो होता है कोई भी स्वर नहीं होता है। जैसे कि हमारा क्या है, सप्ताह, तो सप्ताह में क्या है, आधा पा है और ता है, ठीक है। तो सप्ताह में क्या है, हमारा आधा पा है और ता है। सौपन है, स्त्री है, और स्त्री है, राष्ट्रीय है। तो ये हमारे क्या है, इसमें जो 2 व्यंजनों के योग से मिलकर उन्हें विख्यात है, लक्ष्य है। फिर आ जाता है हमारा व्यंजन द्वित्व। तो व्यंजन द्वित्व क्या होते हैं, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। समान व्यंजन यानी कि एक से व्यंजन, जैसे कि एक से व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, तब वे व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं। तो व्यंजन द्वित्व क्या कहलाते हैं, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तो क्या होते हैं, जैसे कि समान व्यंजन यहाँ पे पक्का, तो का और डबल का आया है, यहाँ पे एक का है और दूसरा भी का है, तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन द्वित्व। तो व्यंजन द्वित्व किसे बोलते हैं, तो व्यंजन दावित्व बोलते हैं। किसे बोलते हैं, तो व्यंजन दावित्व बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं जिन जहाँ पर एक ही व्यंजन 2 बार आया हो। तो एक ही व्यंजन 2 बार आया हो, उनका 2 बार प्रयोग हुआ हो। जैसे पक्का, तो यहाँ पे जो का, आधा का और पूरा का में अकंडा, बच्चा, अड्डा,
70, 80, 90, 91, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, व्यंजन दावित्व कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्य क्या होते हैं हमारे विशेष तथ्य, तो हिंदी में 2 प्राण व्यंजन कभी दावित्व, तो हिंदी में 2 महाप्राण व्यंजन कभी दावित्व होकर नहीं आते हैं। तो कहीं हिंदी में जो प्राण व्यंजन है वो कभी दावित्व होकर, तो हिंदी में जो प्राण व्यंजन है वो क्या होते हैं, कभी दावित्व होकर नहीं आते। पहला व्यंजन हमेशा अल्प प्राण होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पहला हमेशा अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण क्या होता है, जिसमें जो होता है अल्प प्राण, कम हवा निकलती, जैसे बुद्धू है, तो यह हमारा क्या होता है, इसमें पहला व्यंजन हमेशा अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण जिसमें कम होता है, जैसे बुद्धू, मट्ठा, पत्थर, और क्या होता है, मक्खी। तो ये क्या होता है, पहला व्यंजन जो होएगा वो हमारा क्या होगा, अल्प प्राण होगा। जैसे ये बुद्धू, माँ और पा, तो ये हमारे अल्प प्राण में आ जाता है, माँ। तो ये सब हमारे क्या है, अल्प प्राण है। अब पढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला के बारे में विशेष तथ्य पढ़ते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में क्या पढ़ते हैं, विशेष तथ्य पढ़ते हैं। क्या क्या है हमारे विशेष तथ्य दे रखे हैं। तो सामान्य व्यवहारिक बोलचाल हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, सामान्य अगर देखें तो सामान्य या फिर व्यवहारिक बोलचाल में हिंदी के वर्णों की जो संख्या है कितने है, हमारी 44 है। कितनी है, 44 है। मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। और मानक हिंदी किसमें, सामान्य अगर पूछे जाए तो हमारे 44 है, और मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, हमारी 52 है, जिसमें हमारे 11 स्वर हैं, और हमारे क्या है, 11 स्वर हैं प्लस 2 आयोगवा हैं, और 33 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो इसमें कौन कौन से हैं हमारे मानक हिंदी में, देखिए आपके कितने हैं, 11 स्वर, का से लेके का खा गा, सॉरी का से बोल रहे हैं। इसमें जो होते हैं आपके छोटा बड़ी, छोटी बड़ी, छोटा वो रण ए, तो ये हमारे क्या होते हैं, 11 व्यंजन हैं, जिसमें हमारे, और उसके बाद क्या है, हमारे 2 आयोगवा हमारे क्या है, अंग और आहा है। अंग और आहा जो है वो आयोगवा है। 33 व्यंजन है आपके, जिसमें 33 व्यंजन में आ जाएगा का से लेके माँ तक स्पर्श व्यंजन आ जाएगा, और आपके अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन भी आ जाएंगे। फिर आ जाते हैं 4 संयुक्त अक्षर यानी कि संयुक्त व्यंजन है आपका, शाह है, त्रा है, क्या है, वहाँ है, और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन जो आपको सड़क में बताया था और पढ़ाई में बताया था। आ जो है वो अंग्रेजी से आगत या फिर गृहित स्वर है, इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्द में ही होता है। जैसे कॉलेज, जब हम कॉलेज लिखते हैं तो ऊपर को आ इस तरीके से लगाते हैं, नॉलेज है, कॉलेज है, तो इसका प्रयोग अंग्रेजी में ही होता है। फिर पढ़ते हैं स्वर का वर्गीकरण। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्वर का वर्गीकरण, अब इसको हम देखते हैं कि स्वर का वर्गीकरण इन्होंने कैसे किया है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि जो स्वर थे वो का, जैसे कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, तो कौन कौन से थे हमारे जो स्वर थे, तो वर्ण का नाम जो है वो कंठ है। कंठ से कौन से बोले जाते हैं स्वर, तो कंठ से जो हमारा बोला जाता है, जो हाथ स्वर है, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, निर्नुनासिक स्वर, मौखिक स्वर बोल रहे था, और हमारा क्या है, अनुनासिक स्वर। तो हमारे यहाँ पे कंठ से जो बोला जाता है तो वो हमारा ये सब कंठ से बोले जाते हैं। छोटा आ है तो ये हमारा कंठ से बोला जाएगा, बड़ा आ कंठ से बोला जाएगा, निर्नुनासिक है ये। इसमें ये टेबल दी गई, तालब जो तालु यानी मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, यानी कि मुंह के अंदर की छत का पिछला भाग, जो छत है मुंह के अंदर, जो तालु है, तालु ऊपर को होता है, उसके ऊपर का पिछला भाग होता है। मूर्धन बोलते हैं मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। तो जो हमारा अगला भाग है तो उसे जो आगे का है, देखिए ये हमारा तालु है, तो तालु का जो आगे का भाग है उसे मूर्धा बोलेंगे, और जो पीछे का भाग है उसे तालु बोलेंगे। कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु यानी कंठ और तालु से बोलने वाला ओष्ठ और कंठ यानी कि कंठोष्ठ हो जाएगा। और ओष्ठ और यहाँ पे ओष्ठ है, क्या है, ओष्ठ है। तो ये सभी बोले जाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया, ये मैंने अपने को सभी तरीके से अच्छे, ये आपको डिटेल में मैंने सभी चीज़ें पढ़ा दी हैं आप लोगों को। उसी की यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, व्यंजनों का वर्गीकरण किया है कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा, तो ये सब कंठ से बोले जाते हैं। तो ये क्या है, कंठ से भी बोले जाते हैं, तो कंठ से ये सभी बोले जाते हैं। और ये हमारा क्या है, नासिकी व्यंजन है, जो नासिक से बोले जाता है, अल्पप्राण में भी आता है। और ये आघोष है, तो आघोष, सघोष, तो ये हमारे क्या है, जो का है वो हमारा आघोष है,
फिर आता है हमारा आघोष है और अल्प प्राण कहलाएगा। तो अल्प प्राण हमने बताया था आपको, पहला तीसरा जो अल्प प्राण है वो आपका पहला है, तीसरा है और पांचवा आपका क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। और दूसरा कौन सा है हमारा, घोष आघोष है, महाप्राण। और महाप्राण दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं अघोष की, तो पहला और दूसरा हमारा अघोष कहलाता है, पहला और दूसरा अघोष कहलाता है, बाकी आपके सघोष हैं, गा, घा और ड़ा, ये हमारे सघोष कहलाएंगे। बाकी आप लोग एक बार इस पर भी देख लीजिए, जो कंठ है तो मतलब कंठ का मतलब होता है कंठ यानी कि गले से बोले जाते हैं, तालव यानी कि मुंह के भीतर के ऊपर पिछले भाग से बोले जाते हैं, मूर्धन्य है मूर्धा के भीतर भाग से बोले जाते हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा। तो ओष्ठ दोनों ओठों से जो बोले जाते हैं, तालव यानी कि तालु मुंह के भीतर की छत का उपला भाग ऊपरी भाग होता है, यानी अगला भाग होता है वत्सर्य। वत्सर्य किसे बोलते हैं, तो वत्सर्य यानी कि दंत या फिर मसूड़ा, दंत व मसूड़े से जो बोले जाते हैं तो उसे वत्सर्य बोलते हैं। दंत ओष्ठ यानी दांत के ऊपर और निचला ओठ, दांत का ऊपर के दांतों से और निचले ओठ से जो बोले जाते हैं वो आपके दंतोष्ठ कहलाते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है दंत ओष्ठ। तो दंत ओष्ठ जो होते हैं वो हमारा वा जो है वो दंतो ओष्ठ है, क्या है हमारा दंतो ओष्ठ है। सौर यंत्रीय, सौर यंत्रीय जो है, सौर यंत्र यानी कंठ के भीतर स्थित, कंठ के भीतर स्थित जो हमारा कहलाएगा। तो इसमें है हमारा सिर्फ ओनली हा आएगा। फिर हमारे देखिए अब सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें यहाँ पर भी दे रखी हैं। आगत जब आप जानते हैं, आगत या फिर ग्रहित ध्वनियाँ आयोग वहाँ है, और का जो है वो क्या है, स्पर्शी व्यंजन है, क्या क्या है, ये एक स्पर्शी व्यंजन है। और जो अनुस्वार है इसको अनुस्वार बोलते हैं, खा गा, और ये हमारा जा फा, तो ऊष्म संघर्षी विसर्ग, इसे विसर्ग बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें फोर्थ में हम क्या देखते हैं। तो का, ये का है और ये का है, का है, खा है, गा है, जा फा। तो ये क्या है, फारसी के आगत व्यंजन है, क्या है, फारसी के आगत व्यंजन है। जा और फा ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी होता है। और जा और फा क्या है, जा जेड, जैसे कि जेड है तो जेड जो होता है जा, तो जा तो नहीं होता आपके हिंदी में जा होता है, और जबकि हमारा जेड जो होता है वो हमारा अंग्रेजी में भी होता है। और जा तो जाल जो होती है वो हमारी क्या होती है, हमारी जो होती है उर्दू में भी होती है। फिर हमारा फारसी से आगत ध्वनियाँ, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी के शब्दों में भी होता है। फारसी से आगत ध्वनियों की संख्या जो है हमारी कितनी है, 5 है। वर्तमान में इनमें से हिंदी में जा फा का प्रयोग ही देखने को मिलता है। इनमें से का स्पर्श ध्वनियाँ, जो का है वो हमारी स्पर्श ध्वनि, जब हम का बोलते हैं तो हमारे सभी अंगों को, मुख्य अंगों को क्या करती है, टच करती है, स्पर्श करती है, का। फिर आता है शेष, बाकी क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो कौन से स्पर्श संघर्षी है, का, खा, गा, जीव मूल्य व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण जीव के मूल्य भाग में संपंदन से होता है, सापंदन से होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नुक्ता का प्रयोग। सर्वप्रथम राजा, नुक्ता का जो प्रयोग था वो किसने किया था, सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था। किसने किया था, सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। जैसे राज, राज मतलब कोई भी राज होता है, तो राज का मतलब होता है कोई भी राज है, रहस्य। और राज का मतलब जो होता है यहाँ पे, राज का मतलब यहाँ पे शासन होता है, और एक राज का मतलब क्या है, रहस्य है। जरा मतलब घोड़ा, ज़रा तो ज़रा का मतलब बुढ़ापा भी होता है, और ज़रा का मतलब घोड़ा भी होता है। फिर आता है बाग, बाग का मतलब होता है बगीचा, और बाग मतलब होता है घोड़े की लगाम होता है। तो अलग अलग सिर्फ एक नुक्ता लगने से जो उनका मीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। फिर आता है मांसपेशियों की दृढ़ता के बारे में सौरों के 3 भेद हैं। अगर मांसपेशियों की देखें, जो भी हमारी मसल्स हैं उनकी दृढ़ता के आधार पर सौरों को अपने वर्णन करें तो वो कितने हैं, तो हमारे 3 हैं। एक तो शिथिल है, दूसरा हमारा दृढ़ है, और तीसरा मध्यम है। तो जो शिथिल है, छोटा आ, छोटी छोटा ऊ, तो ये हमारा शिथिल है। और दृढ़ जो है वो छोटी ई और बड़ी ई और बड़ा ऊ है। और मध्यम क्या है, हमारा ए है। तो ये हमारा मध्यम कहलाएगा। फिर आता है हमारा यहाँ पे 7 क्या है, जो उच्चारण। तो 7 क्या है हमारा, उच्चारण यानी कि बोलने में लगने वाला समय को मात्रा कहते हैं। तो उच्चारण जब कह रहे हैं कि उच्चारण में लगने वाला समय को, जैसे छोटा आ हमने बोला, फिर हमने बोला बड़ा आ, तो क्या है, उच्चारण को बोलने में क्या समय लग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे मात्रा बोलते हैं। छोटा आ एक मात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती, और छोटा आ की कोई मात्रा नहीं है, बल्कि आपके 11 स्वर हैं, और जिसमें जो मात्राएं हैं, इन 11 स्वरों में 10 मात्राएं, और छोटा आ की कोई मात्रा नहीं है। हल चिन्ह,
तो यहाँ पे होता है हल चिन्ह। ये जो होता है क्या है, आपका सामान्यतः सभी वर्गों में छोटा आ स्वर विद्यमान रहता है। जिस वर्ण को स्वर कह रहे हैं कि जिस वर्ण को स्वर रहित लिखा जाता है, जिस वर्ण में जो होता है स्वर के नहीं होता है, रहित लिखा जाता है, उसके नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है। उसके नीचे क्या लगा दिया जाता है, हल चिन्ह लगा दिया जाता है। जिस वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा होता है उस वर्ण को हलंत बोलते हैं। जैसे कि का, तो इसका मतलब होता है आधा, तो का में इसमें हलंत लगा देते हैं नीचे। फिर आता है अनुस्वार व पंचमाक्षर के प्रयोग के नियम। तो अनुस्वार, जो अनुस्वार है हमारा क्या है, जो अनुस्वार था हमारा अनुनास से अनुस्वार और विसर्ग होता है। तो अनुस्वार यहाँ पे है, तो कह रहे हैं कि अनुस्वार, तो अनुस्वार जो इस तरीके से होता है, ऊपर को बिंदी, तो अनुस्वार बोलते हैं उसे। अब पंचमाक्षर के प्रयोग के नियम। यदि कोई पंचवर्गीय वर्ग स्वर रहित हो, तो कह रहे हैं कि जो पंचम वर्गीय वर्ग है वो क्या स्वर रहित हो, उसमें स्वर ना हो, तथा उसके बाद उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण आ जाए तो पंचमाक्षर अनुस्वार कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अशुद्ध क्या है हमारा, हिंदी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे हिंदी है, तो हमारा यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा हिंदी। हिंदी को हम कैसे लिखेंगे, ऊपर ना की बिंदी लगाएंगे, तो ये हमारी हिंदी जो है वो सही है। नंदन, तो क्या है हमारा नंदन है, तो नंदन जो है वो ऊपर हम बिंदी लगाएंगे तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। बाकी हमारा कंपन है, तो कंपन में भी ऊपर बिंदी लगाएंगे, और कुंड में भी हम क्या लगाएंगे, ऊपर बिंदी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ग रहित स्वर रहित हो, तो पंचम वर्गीय स्वर रहित हो, तथा यहाँ पे जो है का माँ है हमारा, ना का खा गा घा, तो हमारा चा छा जा झा वहाँ, तो हमारा ये इस तरीके से जो हमारे आते हैं, तो पंचमाक्षर अनुस्वार में उनका जो होता है बदला जाता है। यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो, तो पंचमाक्षर क्या होता है, स्वर रहित हो, तथा उसके बाद कोई पंचमाक्षर आए तो वो पंचमाक्षर अनुस्वार में ही नहीं बदलेगा। जैसे वाणमय, उन्नति, सम्मान, सन्मार्ग, इस तरीके के अक्षर आते हैं। फिर आता है यदि हम पंचमाक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद या वा हा आए, जैसे कह रहे हैं कि जो यदि पंचमा अक्षर रहित स्वर रहित हो, उसके बाद क्या है हमारा या वा हा आए, तो पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा। जैसे पुण्य, तो हमारा क्या है, या जो है वो हमारा लास्ट में है, पंचमाक्षर स्वर रहित हो, तो पुण्य जो है उसमें स्वर ना हो, तो उसमें यदि के स्वर ना हो, तो यहाँ पे या है तो पुण्य है। समनव्य है, तुम्हारा है। शाह सा, और फिर देखते हैं हम शाह शाह सा से पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। शाह सा, तो इनसे पहले केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे कि शाह है तो यहाँ पे अनुस्वार लगेगा, क्या है अनुस्वार, क्या है अंश लगा है। और हंस, तो शाह और शाह सा, तो यहाँ पे क्या है हमारा शाह आया है, क्या है शाह आया, इसमें क्या है सा है, तो ऊपर क्या लगेगा हमारा अनुस्वार लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि सम उपसर्ग के बाद, किसे सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या फिर ऊष्म व्यंजन से आरंभ होने वाला शब्द आए। कह रहे हैं कि जो सम उपसर्ग के बाद, कौन सा उपसर्ग, यानी कि सम उपसर्ग के बाद क्या है अंतस्थ व्यंजन, यानी कि या रा ला वा, ऊष्म व्यंजन शा शा सा हा से आरंभ होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे कि हमारा क्या है सम, जैसे सम उपसर्ग के बाद जो हमारा आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और क्या होते हैं हमारे उपसर्ग होते हैं, और हमारे प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय। फिर आता है समहार, तो समहार यानी कि सम जो है उसके बाद जो कह रहे हैं कि जो उपसर्ग है, सम उपसर्ग के बाद अगर कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाता है, या तो यारा लावा आ जाए, शाशा साहा आ जाए, तो उसको आरंभ होने वाला शब्द जो है वो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे समहार, तो यहाँ पे जो है वहाँ पे ऊपर क्या लगेगा हमारा अनुस्वार ही लगेगा। सम जो है वो बिंदी में चेंज हो जाएगा, समहार हो जाएगा। समयोग, तो संयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा संयोग हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे दे रखा है जो संयोग है संवाद, क्या लिखा है संवाद, यहाँ पे आपका है सम प्लस वाद, तो आज का हो जाएगा संवाद, संवाद हो जाएगा। संविधान, तो संविधान हो जाएगा, संविधान हो जाएगा।
तो आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं। आगे हम जो भी आपका इसका रह गया है, जो भी इसकी एक्सरसाइज वगैरह है, जो अब हम इसकी क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के सभी एग्ज़ाम के लिए, आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप लोग इस बुक से पढ़ते हैं तो आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर गेन करेंगे। तो जो लोग भी यूपी टेट हैं, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको रात 8 बजे जो इसकी वीडियोज़ है वो डेली मिल जाती है। और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।